सोच सोच जियरा हमरो हो। सोच सोच जियरा हमरो बारी घबराता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा बान पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा बन पाता। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? 8 का हिस्ट्री। हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। 1870 के दशक से 1947 तक। पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं, मतलब कि इन सभी चीज़ों का स्टडी हम लोग कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। आप वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। ये देखिए चित्र 1 जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। प्रदर्शनकारियों पर जो है कि आंसू गैस के गोले इस पर छोड़े जाते थे। ऊपर जो ये सभी चीज़ है, इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, ब्रिटिश शासन से यदि असंतुष्ट थे तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? मतलब कि विभिन्न वर्ग और समूह क्यों असंतुष्ट थे? एक नोट में आप लोग लिखिए। राष्ट्रवाद का उदय। चलिए राष्ट्रवाद का उदय के बारे में देखते हैं। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवालों के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? यह देश जो है, कंट्री क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत का मतलब क्या है? यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। ये सभी जाति, रंग, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों के घर हैं। यह देश और इसके जो है सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। ये सभी क्या है? उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये जो जवाब है, इसके साथ यह एहसास भी सामने आया, मतलब यह एहसास दिलाया गया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों, मतलब कि चीज़ों व मतलब और यहाँ के लोगों, मतलब यहाँ की जो जनता है उसकी ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए थे। कौन? अंग्रेज। और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, मतलब कि जब तक यह कंट्रोल खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीय नहीं हो सकता। भारत यहाँ के लोगों का जो है कि इंडियन नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 ईस्वी के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। यह जो चेतना यानी कि यह जो कार्यविधि था 1850 ईस्वी के बाद बने राजनीतिक संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्लीन दिखाई देने लगी थी। ठीक है। 1870 ईस्वी और 1880 ईस्वी के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी होगी, मतलब यह दीप होता गया, मतलब कि और उजागर हो गई। इनमें से ज़्यादातर संगठनों को बागडोर, वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। ये जो संगठनों का जो बागडोर था, मतलब कि उनका पूरा कार्यभार वकील के हाथों में था और अंग्रेज के शिक्षित पेशेवर के हाथों में था। अंग्रेजी जो जानते थे, अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में था। जो अंग्रेजी शिक्षित काम करते थे उनके हाथ में था बागडोर। पुनः सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। ये देखिए, पुनः सार्वजनिक सभा ये एक प्रकार का संगठन था। इंडियन एसोसिएशन
ये भी एक प्रकार का संगठन था। मद्रास महाजन सभा, यह भी एक तरह का क्या था, संगठन था। बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन, यह भी एक संगठन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक संगठन था। पुनः सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए, इनके नाम को जो कि गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सार्वजनिक मतलब का जो अर्थ होता है सभी लोगों के लिए या सबके लिए। सर्व का अर्थ होता है सभी, जनिक का अर्थ होता है लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे। इनमें से बहुत सारे जो संगठन है देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे, यानी कि जो हिस्सा खास था उन हिस्सों में काम कर रहे थे। लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते हैं। वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य मानता था। वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी का लक्ष्य मानते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय, वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। संप्रभुता क्या होता है, एक आधुनिक विचार मतलब मॉडर्निक थिंकिंग और राष्ट्रवाद बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। इस संगठन से ये पता चलता था कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब आज़ादी होनी चाहिए। 1870 ईस्वी से 1880 ईस्वी के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। देखिए 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन मतलब अंग्रेजी शासन के प्रति मतलब उनके प्रति जो है कि असंतोष मतलब कि निराशा और ज़्यादा गहरा हुआ, निराशा और ज़्यादा बढ़ गई। 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया, मतलब 1878 ईस्वी में। यदि पूछा जाएगा आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया, तो 1878 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया। जिस समय आर्म्स एक्ट पारित किया गया उसी समय जो है कि वर्नाक्यूलर एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। जो सरकार का विरोध करते थे उसको चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। यदि इस कानून में ऐसा प्रावधान था, नियम था कि यदि कोई प्रेसकार यदि सरकार के विरुद्ध कोई चीज़ छापती है तो उनको सारा संपत्ति, छापने का मशीन और उसकी सारी संपत्ति प्रॉपर्टी सरकार जो कि जब्त कर लेगी। 1883 ईस्वी में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास कब किया गया, 1883 ईस्वी में। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। ये जो इल्बर्ट बिल था इसमें भारतीय न्यायाधीश भी, भारतीय मतलब इंडियन जज भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, यानी केस कर सकते थे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके, यानी कि कोई असमानता ना रहे। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात की काफ़ी विरोध किया, मतलब कि अंग्रेज ने इस नियम को मना कर दिया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैया का पता चलता है। इसी घटना से क्या चलता है, अंग्रेज का असली रवैया क्या था, अंग्रेज क्या करना चाहते थे। संप्रभु क्या होता है, चलिए देखते हैं। संप्रभु बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता को क्या कहते हैं, संप्रभु कहते हैं। देखिए पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 ईस्वी से ही महसूस की जा रही थी। मतलब कि अखिल भारतीय संगठन की जरूरत मतलब नीड जो था 1880 ईस्वी से ही महसूस किया जा रहा था।
परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। जब इल्बर्ट विधेयक लागू किया गया, उसने इस चाह को और बहुत अधिक गहरा बना दिया गया। 1885 ईस्वी में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला कब किया गया? 1885 ईस्वी में किया गया। कितने प्रतिनिधियों के साथ? 72 प्रतिनिधियों के साथ। देखिए 1885 ईस्वी में देश भर के 72 प्रतिनिधि, मतलब कि प्रतिनिधि जो था उसमें काम करने वाला कोई मेन आदमी, प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। ये सभी कहाँ के थे? बम्बई और कलकत्ता ही के थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। नौरोजी व्यवसायी थे और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कौन? नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। कुछ समय के लिए मतलब अंग्रेजी संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका नहीं, भारतीयों को जो करीबी लाने में उसने बहुत अहम भूमिका निभाई। प्रचारक किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। प्रचारक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, उसे प्रचारक कहते हैं। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? चलिए देखते हैं। जनवरी 1886 ईस्वी में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा। 1886 ईस्वी में द इंडियन मिरर ने क्या लिखा? चलिए देखते हैं। बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालीन रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देती है। मतलब कि अल्पकारी मतलब कि आधा समय। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 ईस्वी में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा। क्या कहा? चलिए देखते हैं। यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है। यह कांग्रेस जो है भारत के किसी एक वर्ग यानी कि एक वर्ग या एक समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बना है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। यह भारत की सभी संस्थाओं की ये संस्था है। ये है दादा भाई नौरोजी। चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है। चित्र 2, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। उनका विरोध किया गया है। उभरता हुआ राष्ट्रवाद। हाँ चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। उभरता हुआ राष्ट्रवाद। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाजों से मध्यम वर्गीय पार्टी थी। मतलब कि मिडिल मार्गीय पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। मतलब कि और जगह दिया जाए। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए। मतलब इंडियन पॉलिटिशियन को अधिक जगह दिया जाए। परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। मतलब कि कांग्रेस भी चाहती थी कि भारतीयों को, इंडियन को ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के एक साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। सिविल के साथ जो है कि लंदन में परीक्षा भी भारत के साथ की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा था। शासन व्यवस्था की जो तो भारतीयकरण की मांग जो कर रहे थे कांग्रेस, ये नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा था, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। मतलब कि वहाँ पर
अंग्रेज़ लोग ही अफसर थे। अंग्रेज़ आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी पर भरे पद नहीं दिए जा सकते, भारतीयों को मतलब इंडियन को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। अंग्रेज़ जो है अपने पद का जो वेतन होता था वो ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद था कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। यहाँ के लोगों का मानना था कि अगर ये पद दिए जाएंगे तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जाएगा। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, मतलब कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, मतलब कि उनको हटा दिया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दिए जाए, हमको अभिव्यक्ति भी दिया जाए और बोलने की फ्रीडम भी दिया जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। उनका कहना यह था कि भारत में ब्रिटिश शासन जी आया उसी के कारण गरीबी और अकाल पड़ते गए। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और ज़मींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात से जो है कि अनाज के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था, मतलब कि खाद्य में कमी हो गया था, मतलब खाने की चीज़ों में कमी हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, मतलब जो टैक्स लिए जाते हैं उनको कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती किया जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए, मतलब कृषि में जो सिंचाई होता है उनके लिए सब्सिडी दिया जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव व भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों को बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए, मतलब कि बहुत सारे लगाव पारित किए। उसने जो नमक कर विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, विदेशों में जो इंडियन मजदूर थे उन पर कई सारे बर्ताव उल्टा पुल्टी वाला होते थे, तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले, जो भारत के काम में जो दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए, मतलब कि लागू किया। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, मतलब उसके हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे, मतलब कि मध्यमार्गी जो नेता थे वो जनता को, मतलब कि आदमी को, आम जनता को ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी शासन था वो जो अन्यायपूर्ण, मतलब कि अन्याय करते थे उसके ऊपर उसके चरित्र से अवगत कराना चाहते थे, मतलब उन्हें दिखाना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। ब्रिटिश शासन जो है कि देश को कहाँ लेके जा रहा है? तबाही की ओर लेके जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि को भेजा, मतलब कि देश के कई अलग अलग से भागों में देश के प्रतिनिधि को भेजा। लेकिन मध्यम मार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। अंग्रेज जो है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे, मतलब आम जनता को लगता था ये जो मांगे हैं वो स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। कांग्रेस का यह मानना था कि सरकार का जो कूटनीति वाला दिल है वो उस दिल को दिखाना। सोने की चाह में देखिए, डिनसॉ वाचा नामक एक मध्यम मार्गी नेता 1887 ईस्वी में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा। क्या लिखा चलिए देखते हैं। आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। फिरोज शाह क्या है? निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं, मतलब कि पहले से ही वो अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त हैं, मतलब कि तेलंगाना के साहब भी व्यस्त हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश
प्रगति, देश की प्रगति जो है कि कैसे हो सकती है। ये डियनसॉ वाचक ने लिखा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने लिखा था? अरे बाबू, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखते हैं, 1890 ईस्वी के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल करने लगे थे। सवाल जो है कि खड़ा करने लगे थे। किसके ऊपर? कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उनके अनुरूप जो है कि काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की कि राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की, मतलब कि नरमपंथियों के लिए आलोचना मतलब उसका विरोध किया, और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। आत्मनिर्भरता और रचनात्मक मतलब कि कोई रचने वाला काम के इम्पोर्टेंट पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। उनका ये कहना था, उनके जनता के सामने यह कहना था कि सरकारों के नेक इरादों पर हमको नहीं मरना चाहिए बल्कि अपनी ताकत पर हमको भरोसा रखनी चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना, लोगों को जो है स्वराज के लिए लड़ना। तिलक ने नारा दिया, कौन सा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1905 ईस्वी में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। देखिए, 1905 ईस्वी में वायसराय जो है कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कब किया? 1905 ईस्वी में। किसने किया था? वायसराय कर्जन ने किया था। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा क्या था? प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा था। बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट जो है उस समय किसका हिस्सा था? बंगाल का हिस्सा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। अंग्रेज ये कहते थे कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए, मतलब प्रशासनिक तौर पर उसको ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना यानी बंगाल का विभाजन बहुत ज़रूरी है। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। ये मन में सोचिए, अगर वो विभाजन करेंगे तो इससे फायदा किसको होगा? अंग्रेजों को ही होगा ना। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया गया। देखिए, लेकिन सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने उसके पूर्वी लेकिन ब्रिटिश सरकार ने गैर बंगाली जो गैर बंगाली का इलाका था उसको अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग कर दिया। उसने जो कि बंगाल का पूर्वी भाग था उसको अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा, मतलब कि उसको अलग करने का उद्देश्य यह होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाएगा, मतलब कि रोक लगाई जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाली जो राजनेता था उनके अंकुश पर रोक लगाई जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। देश भर में क्या हुआ? गुस्सा की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी घरों में इसका विरोध कर दिया। सभी घरों ने क्या किया? इसका विरोध कर दिया। किसका? मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी घरों ने इसका जो है कि विरोध कर दिया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया। जनसभाओं का क्या हो? मीटिंग बैठाया गया और जुलूस निकाला गया। जनप्रतिरोध के नए रास्ते ढूंढे गए। जनप्रतिरोध के नया जो रास्ता था उनको ढूंढा गया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में यह बंगाल में सबसे ताकतवर था।
अन्य इलाकों में भी जो है कि इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। इसका जो है कि प्रभावशाली के साथ अनुगूंज भी सुनाई दिया गया। ये है बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक है। चित्र 3 बाल गंगाधर तिलक। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। ये देखिए अखबार है। तिलक के संपादन में निकलने वाली मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक माना गया था। ये अखबार है। कट्टर आलोचक में मतलब कि ब्रिटिश शासन का विरोधी माना गया था। चित्र 4 देखिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे। हजारों लोग कहाँ होने लगे? जुलूस में शामिल होने लगे, मतलब कि आंदोलन के लिए शामिल होने लगे। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। वंदे मातरम के आंदोलन से किसको जाना जाता था? वंदे मातरम। ये स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? वंदे मातरम था। देखिए उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था और स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? वंदे मातरम आंदोलन। क्या था? वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। किसका विरोध किया? ब्रिटिश शासन का विरोध किया। किसने? स्वदेशी आंदोलन ने। और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिस्सा के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? क्रांतिकारी हिस्सा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटीं। 1906 ईस्वी में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया, मतलब कि स्थापना की। देखिए 1906 ईस्वी में मुसलमानों के पास जो ज़मीन था बहुत सारे, उसका जो मालिक था ज़मींदार, मुसलमान ज़मींदारों और नवाबों, मतलब वहाँ के नवाबों ने मुसलमानों के एक समूह ने जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। कब किया था? 1906 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल को विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का जो समर्थन किया, मतलब कि मुस्लिम का कहना था कि बंगाल का विभाजन भी होना जरूरी थी। और मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिक, मतलब कि अलग निर्वाचिका का व्यवस्था की जाए। 1909 ईस्वी में सरकार ने यह मांग मान भी ली, मतलब कि उसने 1919 में इसको लागू भी कर दिया। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। अब परिषद में जो है कि कुछ सीटें मुसलमान के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। इन नियम को जो बनाया था, इससे जो है कि राजनेताओं में, मतलब कि कई सारे राजनेता पॉलिटिशियन जो है अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया, मतलब कि जातिवाद पैदा हो गया था। 1907 ईस्वी में कांग्रेस टूट गई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्गी बड़ा बहिष्कार और राजनीतिक के विरुद्ध था। मध्यम मार्गी जो है मध्यम मार्गी घरा बहिष्कार की राजनीतिक के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया। कांग्रेस का संगठन टूटने पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। उनके अनुयायी कहाँ से काम करने लगे? बाहर से।
दिसंबर 1915 ईस्वी में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई, मतलब कि दोनों के बीच एकता स्थापित किया। कब? 1915 ईस्वी में। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया, मतलब कि दोनों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। ये देखिए, लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। यह याचिका और निवेदनों के राजनीति के विरोध करने वाले अमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे, वो एक्टिव सदस्य थे आर्य समाज के भी। क्रांतिकारी हिंसा क्या होता है, चलिए देखते हैं। समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना एक क्रांतिकारी हिंसा कहलाती है। परिषद किसे कहते हैं? प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था को परिषद कहते हैं। जन राष्ट्रवाद का उदय देखते हैं। जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। 1919 ईस्वी के बाद जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहा आंदोलन था वह धीरे धीरे जन आंदोलन, मतलब कि जनता का आंदोलन में तब्दील हो गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए, मतलब कि सभी जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। जो फैक्ट्री में भी मजदूर काम करते थे उन्होंने भी इसका योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को जो सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। भारत में राजनीतिक और इकोनॉमिक स्थिति जो है कि बदल दी। किसने? प्रथम विश्व युद्ध ने। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय, मतलब कि प्राइवेट इनकम, मतलब निजी आय, पर्सनल इनकम और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। प्राइवेट सेक्टर पर जो है कि कर बढ़ा दिया, मतलब टैक्स बढ़ा दिया गया। और व्यावसायिक मुनाफे, व्यवसाय में जो मुनाफा होता था उन पर भी टैक्स बढ़ा दिए गए। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। आम लोगों की ज़िंदगी क्या हुआ? मुश्किल होता गया। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 6 में देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, औद्योगिक वस्तु मतलब कि फैक्ट्री में जो काम करने वाले वस्तु होते थे, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग जो है कि बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयातों में कमी ला दी, मतलब कि अन्य देशों से भारत में जो आते थे उन पर कमी ला दी और यहाँ भारत से जो चीज़ें बाहर जाती थी उन पर बढ़ा दी गई। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे, मतलब कि हमको और अधिक अवसर दिया जाए, मतलब कि समय दिया जाए। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया, मतलब जहाँ पर युद्ध होता था वहाँ पर भेज दिया गया दूसरे देशों में। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। ये लोग भी जो औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों
को नई प्रेरणा मिलने लगी। भारतीय राष्ट्रवादियों को क्या मिलने लगा? नई प्रेरणा जो कि मिलने लगा। महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी का आगमन कैसे हुआ चलिए देखते हैं। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। मतलब जननेता मतलब जनता के लिए नेता। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। वे दक्षिण अफ्रीका में क्या चला रहे थे? नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। वे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी। इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो कि मान्यता थी और लोग उनका आदर भी करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। देखिए वे वहाँ नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर उसकी मान्यता थी और उनका आदर करते थे उन सभी, और लोग जो है कि उनका रिस्पेक्ट करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन हुआ था उसकी वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल के आदमी और उत्तर भारत के और उच्च वर्गीय व्यापारी मतलब कि हाई कैटेगरी के व्यापारी जो थे, वकील से भी मुलाकात होती थी, मजदूर से भी मुलाकात होती थी, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का उसको मौका मिल चुका था। वो उनसे मिल चुके थे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। मतलब कि पहला जो साल था महात्मा गांधी ने वह भारत का दौरा किया पूरा साल। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनका जो शुरुआती प्रयास था चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में, अहमदाबाद के स्थानीय जो आंदोलन था उसके रूप में सामने आए। किसके? उसके रूप में जो कि सामने आए। चलिए चित्र 6 है। नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन, दक्षिण अफ्रीका 1895 ईस्वी में। ये चित्र है। 1895 ईस्वी में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। किसका गठन किया था? नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वह पिछले कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है जी महात्मा गांधी? बीच में है का? गांधी जी को पहचानिए। वह पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने हैं। ये है बीच में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यही है महात्मा गांधी। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। ये जो आंदोलन किए थे उन्होंने, महात्मा गांधी ने, उनसे राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। मिल जो मजदूर थे उनका भी हड़ताल जो किए थे उनमें भी वो सहयोग दिया था। आइए अब 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट जिसको कहा जाता है, रॉलेट सत्याग्रह। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। ये रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था अंग्रेजों द्वारा
हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। किसने? गांधी जी ने। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने, मतलब रोक लगाने, और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी भी ये कहते थे कि बुनियादी स्वतंत्रताओं पर, मतलब कि लोगों के बुनियादी जो फ्रीडम होते हैं उनके स्वतंत्रताओं पर अंकुश मतलब रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही कहना था। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए, मतलब कि अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। देखिए, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया, मतलब कि गांधी जी ने लोगों से यह आग्रह किया कि इस कानून का विरोध, मतलब रॉलेट एक्ट का विरोध के लिए 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। यानी कि अहिंसक विरोध दिवस अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए, मतलब कि हड़ताल पर बैठा जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए 17 सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का क्या किया गया? तो गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला भारतीय अखिल संघर्ष था। क्या था? भारतीय अखिल संघर्ष था। चित्र 7 देखिए, पहले चित्र को देख लेते उसके बाद पढ़ेंगे। वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। ये देखिए, ये उसी समय का दृश्य है। बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशाने की तरफ इशारा कर रहा है। दीवार पर जो गोली लगा था उसके ऊपर इशारा कर रहे हैं। जनरल डायर ने गोली भूंजा था। नाइटहुड ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि नाइटहुड के नाम से जाना जाता है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। कहाँ तक? शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए। पूरे देश में क्या किए गए? जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। इन आंदोलनों को किसने रास्ता अपनाया? तो ब्रिटिश सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए, मतलब कि खत्म करने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। किस दमन का? कुचलने वाला दमन था। दमनकारी रास्ता जो अपनाया, यानी कि बैसाखी 13 अप्रैल के दिन, यानी कि बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर, किसने? तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड जो किया गया था, गरीबों के ऊपर जो गोली चलाई गई थी, उसी के दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। इस नरसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जो था वो ब्रिटिश का ही आदमी था, मतलब ब्रिटिश का, वो इंडिया का आदमी था लेकिन ब्रिटिश सरकार में काम करता था। उन्होंने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि जो है कि वापस लौटा दी। नाइटहुड किसे कहते हैं? चलिए एक बार और देखते हैं। ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि, जिसे नाइटहुड कहा जाता है।
रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान जो है लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, मतलब कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए और सफल भी रहे। महात्मा गांधी भी यह चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा भी थी हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। क्या करें? एक दूसरे के प्रति समर्थन करें। चलिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। क्या था? ज्वलंत मुद्दा, मतलब कि जलने वाला मुद्दा। 1920 ईस्वी में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। तुर्की के जो सुल्तान थे, वो खलीफा थे, उस पर बहुत सख्त संधि थोप दी, मतलब कि बहुत ही कड़ा संधि थोप दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। क्या था? गुस्सा था, एग्रेसिव था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। किसने असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। वो किस आंदोलन के नेता थे? वो खिलाफत आंदोलन के नेता थे। देखिए, खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी सहयोग आंदोलन का शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने अनेक आह्वान का समर्थन किया, मतलब कि उनके आह्वान का क्या किया? समर्थन किया, मतलब कि सहमति दिया। और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए। महात्मा गांधी ने जो कहा, कांग्रेस से यह प्रस्ताव रखा और स्वराज की मांग करें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी मांग की। किसने? महात्मा गांधी ने। किससे? कांग्रेस से कहा। 1921 से 1922 के दौरान 1921 ईस्वी से 1922 ईस्वी के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिल गई, मतलब कि उनको गति मिल गई। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी, C.R. दास ने वकालत छोड़ दी, सी राजगोपालाचारी ने जो कि वकालत छोड़ दी, और आसफ अली ने भी वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया। उन जो विधानमंडल बनाया था उसका बहिष्कार कर दिया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली चलाई। विदेशी कपड़ों की मतलब कि विदेशी कपड़ों में आग लगा दिया गया। 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। मतलब कि जब कोई कपड़े खरीदेगा ही नहीं तो कहाँ वो बिकेगा कैसे। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। एक भारी मुहाने विद्रोह का जो मुहाना था उस पर खड़ा था। पीरा का चिरंतन सिद्धांत। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था, मतलब कि अहिंसा से गांधी जी का क्या मतलब था। अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी, इस बारे में गांधी जी का यह कथन था। प्रतिफल का मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म लेता है। मतलब प्रतिफल की मामूली सी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म लेती है, मतलब कि मन में हिंसा उत्पन्न नहीं होती। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में
मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से, इसका सकारात्मक मतलब पॉजिटिव आशय किससे है? अहिंसा से। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी न हो। यदि आपके साथ जो बुरा करता है उसके प्रति भी आप हिंसा न जतावें। लोगों की पहलकदमी, उस समय लोगों की पहलकदमी कैसी होती थी, चलिए देखते हैं। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। सभी जगह के जो लोग थे वो अपने आंदोलन को अपने स्थानीय जो कि मुद्दा था उसके ऊपर लेके आगे बढ़ाया। आइए कुछ ऐसे उदाहरणों पर विचार करते हैं। खेरा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। खेरा जो है गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों ने जो किसान पर भारी कर लगाया था उसके खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया गया। तटीय आंध्र प्रदेश में मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। शराब वहाँ जो बिकता था, अंग्रेजी शराब जो बिकता था उसको घेरकर उसको घेराबंदी किया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। वन सत्याग्रह किया। बहुत सारे आदमी ने वन सत्याग्रह किया। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। मतलब कि जानवर जो जंगल में मैदान में छोड़ते थे उस पर शुल्क दिए बिना ही छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। मतलब कि उन्होंने सीमित कर दिया था कि आप इतना ही कर सकते हैं। घेराबंदी क्या होता है, चलिए देखते हैं। लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन घेराबंदी कहलाता है। उन्हें यकीन था कि गांधी जी पर किसको यकीन था? उन्हें यकीन था कि गांधी जी पर लगे कर कम करा देंगे। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर जो कर जो लगा रहे हैं उसको कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया। किसने ऐलान किया? किसानों ने। क्या चीज़ का ऐलान किया? स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंधु मौजूदा पाकिस्तान में है। सिंधु कहाँ है? मौजूदा पाकिस्तान में। सिंधु में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे, मतलब कि विचलित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन ने नई ताकत प्रदान की। राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या किया? नया शक्ति प्रदान की। पंजाब में सिखों की अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। पंजाब में जो सिख होता है वहाँ के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंत जो महंत था उसको हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। दिखाई देता था असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए
चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी, मतलब कि मेरी तनख्वाह बढ़ाया जाए। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो अंग्रेजों के बागान में जो काम करते थे उनका नौकरी छोड़ दिया। उनका कहना था कि गांधी जी भी यह चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। कृष्ण गीतों में जो है कि वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का ही गान करने लगा, यशगान करने लगा। महंत किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कार्यकर्ता को महंत कहते हैं। गैर कानूनी बेदखली किसे कहते हैं, पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना क्या कहलाता है, गैर कानूनी बेदखली कहलाता है। जनता के महात्मा, देखिए जनता के महात्मा के बारे में पढ़ते हैं क्या है। जनता के महात्मा, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, यानी कि एक तरफ से मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है, जो मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, टकराव के बजाय समर्थक थे। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। उनका जो संघर्ष था जमींदारों के खिलाफ किसानों की मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसान ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी। परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली, परंतु उनको लगता था यह सफलता जो है गांधी जी की मदद से मिला है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, गांधीवादी आदर्शों के उसके अनुरूप नहीं थी। देखिए चित्र 8, महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। वो जनता से एक छवि उपजते थे। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, वह जो है कि कृष्ण के सारथी बने हैं। महात्मा गांधी मार्गदर्शन कर रहे हैं, वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वाह, उस समय नेता लोग भी क्या कल्पना करते थे, वाह। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। कौन थे, चलिए उनके बारे में देखते हैं। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 ईस्वी में रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा, दूर दराज के इलाकों में भी जो कि गांधी जी के नाम का सिक्का चलने लगा। उसे देखकर अचंभा होता है, किसी को पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सब ने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी के लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं, गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। 1922 से लेकर 1929 की घटनाएं, चलिए देखते हैं क्या थी।
महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी जो क्या थे, अहिंसक थे, मतलब हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 ईस्वी में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। उस दिन कितने पुलिस वाले मारे गए? 22 पुलिस वाले मारे गए। ये कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके अशांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने जो महात्मा गांधी जो शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था उन पर गोली चला दी थी। किसने? पुलिस ने। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। असहयोग आंदोलन जब खत्म हो गया तो गांधी जी के अनुयायी जो थे ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। पार्टी को जो परिषद चुनाव होता है उनमें हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में, मतलब कि 20वीं दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलने में काफ़ी मदद मिली। 1930 ईस्वी में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। क्या हुआ? जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह कौन सा था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। 20 के दशक के मध्य की दो इम्पोर्टेंट जो घटना घटित हुई थी उसका कारण ये था। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाइए, मतलब कि टीचर की सहायता से उनके बारे में विचारों का पता लगाइए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे, मतलब कि एक्टिव थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस जो है, इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया। पूर्ण स्वराज क्या किया? प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चित्तरंजन दास का ये चित्र है। ये चित्तरंजन दास है। चित्तरंजन दास स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। पूर्वी बंगाल में क्या थे? वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफ़ी सक्रिय रहे, मतलब एक्टिव रहे। असहयोग आंदोलन में वह एक्टिव रहे। ये जो चित्र है, चित्र 10, साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। देखिए, साइमन गो बैक प्रदर्शनकारी थे। 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। कहाँ भेजा? भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया, मतलब आयोग का बहिष्कार करेंगे। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस ले जाओ।
ये हैं भगत सिंह, चित्र 10। चलिए भगत सिंह क्या कहते हैं देखते हैं। बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। बहरे कानों को सुनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? धमाके की ज़रूरत होती है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना की थी। देखिए, इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने सुभाष चंद्र क्या कहते हैं, भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सांड्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। देखिए, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठीचार्ज किया था, उन पुलिसकर्मी को मार दिया, उनकी हत्या कर दी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये जो लाठीचार्ज किए थे पुलिस ने, उसी कारण से, उसकी चोट के दर्द से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अपने साथी राष्ट्रवादी B.K. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। अपने साथी के साथ B.K. दत्त के साथी भगत सिंह ने, B.K. दत्त का कौन था? B.K. दत्त का साथी था भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी चढ़ा दिया गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। उस समय भगत सिंह की आयु कितनी थी? सिर्फ 23 साल। दांडी यात्रा। दांडी मार्च क्या है? चलिए देखते हैं दांडी मार्च क्या है। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था। पूर्ण स्वराज जो कि अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों की लड़ाई में उतरना था। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। नमक पर जो टैक्स वसूलते हैं यानी कि GST लगाते हैं, उन पर वसूली करते हैं, वो पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। हमारे भोजन का ये हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा होने नहीं दिया। इस प्रकार अमीर के और गरीब के बीच जो कि मतभेद पैदा नहीं हुआ। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए। 240 किलोमीटर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर गए कोई गांधी जी और उनके अनुयायी, साबरमती से 240 किलोमीटर दूर, और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। किसने? महात्मा गांधी और उनके अनुयायी ने।
ये चित्र 12 महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। नमक कानून की क्या कर रहे हैं? अवहेलना कर रहे हैं महात्मा गांधी। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की आमाबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। और स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी महत्वपूर्ण होती। क्या थी? बहुत इम्पोर्टेंट थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी। क्या थी? जबरदस्त ताकत दी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। समानता क्या किया? मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में ही कर दिया गया। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। कौन विधवा होगी? अंबाबाई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों को घेराबंदी की। उन्होंने विदेशी कपड़ा जो था और शराब की दुकानों को घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया। किसको? अम्माबाई को। और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सीखती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्बाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता क्या होता था? दिखाई देता था। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार की मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। मतलब महिला उस आंदोलन में समर्थन नहीं ले सकते थे, मतलब उसमें जगह नहीं है। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। सरोजिनी नायडू ने कहा कि महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल होने दिया जाए। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। आंदोलन को क्या करने का प्रयास किया? कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। 1937 में जो प्रांतीय मतलब स्थानीय विधायिका है, उनका चुनाव किया जाएगा। इन चुनावों के परिणाम होने पर 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 11 से 7 में कांग्रेस का क्या हुआ? सरकार बन गया। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सिर्फ 2 साल ही शासन किया, उसके बाद जो है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद कर देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसी सरकार
जो है कि उसके विरोध में क्या किया, इस्तीफा दे दिया। यदि मेरे भारत को आज़ाद नहीं करोगे तो हम कैसे मानेंगे, क्या करेंगे आपका सेवा करके। ये देखिए महात्मा गांधी है। चित्र 13 महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931 का ये चित्र है पेरिस का। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू, एक्टिव सरोजिनी नायडू जो है दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। कौन, सरोजिनी नायडू, 1925 ईस्वी में। वीर लेखन नायक को फांसी दे दी गई। वीर लेखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस, उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, बाजी मोहम्मद क्या लिखते हैं चलिए देखते हैं। 25 अगस्त 1942 ईस्वी को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक यानी अंग्रेज़ों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजाति नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बोलते थे उनको मार दिया जाता था, फांसी पर लटका दिया जाता था या तो गोली मार दिया जाता था। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता पर का प्रभाव नहीं देख पाएंगे, स्वतंत्रता का प्रभाव नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। कई दिन जो कि वो जेल में रहे। चित्र 14 भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942 ईस्वी। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे हैं। प्रदर्शनकारी हर जगह जो है कि पुलिस से झगड़ा कर रहे हैं। हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। 1000 से भी ज़्यादा लोग मार दिए गए। भारत छोड़ो और उसके बाद, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद देखिए क्या होता है। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। अंग्रेज़ों को चेतावनी दिया कि वो अंग्रेज जल्दी भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी ने कहा या करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया। जो गांधी जी के नेता थे उसको भी जल्द ही जेल में दे दिया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार राज सत्ता के प्रतीकों पर हमला हुए। संचार के ऊपर भी हमला हुए तथा राजसत्ता पर भी हमला हुए। बहुत सारे इलाके में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया, मतलब कि अपनी सरकार का जो कि चुनाव किया। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। बर्बर दमन का रास्ता अपनाया किसने? अंग्रेज़ों ने। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे लोग में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए। बहुत सारे इलाकों में जो है अंग्रेज़ों ने हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोली बरसाने का आदेश दिया गया। मतलब जहाँ पर भीड़ हो वहाँ पर हवाई जहाज़ पर चढ़कर
वहाँ से जो है कि गोली मार दो। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। यह जो आंदोलन था इसने घुटना टेक दिया। इस आंदोलन के चलते जो है कि ब्रिटिश सरकार ने घुटना टेक दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? स्वायत्त व्यवस्था की मांग ने क्यों की? 1930 ईस्वी के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव। देखिए 1930 के दशक के आखिरी सालों में, मतलब उसके अंत में, मुस्लिम लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। मुस्लिम को अलग राष्ट्र मानने लगी थी और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव, मतलब कि जो मुठभेड़ होता है उसके तनाव का भी हाथ रहा होगा। देखिए पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस और INA, बोस और INA, सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। चित्र 15 सुभाष चंद्र बोस। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। अहिंसा के गांधीवादी जो आदर्श था उनमें विश्वास नहीं करते। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में वे गांधी जी को सम्मान करते थे, लेकिन अहिंसा के विरुद्ध वो काम नहीं करना चाहते थे। जनवरी 1941 ईस्वी में उन्हें बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया, मतलब कि उसने कलकत्ता को छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। उसके जरिए जो है कि इम्फाल और कोहिमा के जरिए जो है कि भारत की ओर कोहिमा की ओर से जो है कि भारत में प्रवेश करने का प्रयास यानी कोशिश किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया, मतलब अंग्रेजों ने उसको बंदी बना लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया, मतलब उसके खिलाफ जो है कि संघर्ष आंदोलन किया। ये चित्र 16 है। देखिए मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य। मौलाना आज़ाद, ये मौलाना आज़ाद है, महात्मा गांधी है और अन्य सदस्य भी हैं। सेवाग्राम 1942 ईस्वी का चित्र है। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। उनके पिताजी बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहायते दीन यानी सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। जिन्ना का जो द्विराष्ट्र था उन्होंने उसका विरोध किया। चित्र 17 गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बातचीत करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वयोवृद्धि राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता C राजगोपालाचारी 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। किसके थे? सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जाने जाते थे, वो राजा जी के नाम से जानते थे। ये चित्र 18 है। ये
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 1947 ईस्वी के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की। उन्होंने एक अहम भूमिका निभाया, मतलब रोल प्ले किया। पटेल नादियार गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। सरदार भाई पटेल जो थे एक गरीब किसान के व्यवसायी परिवार से थे। 1918 ईस्वी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले सरदार पटेल 1931 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1931 ईस्वी में किसके अध्यक्ष रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ये चित्र है, देखिए चित्र 19। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, सितंबर 1944 का ये चित्र है। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौते करवाने में एक अहम भूमिका अदा की। 1934 ईस्वी के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। पाकिस्तान का जो उनके ऊपर बनाए गए एक अलग विवाद था, उनके ऊपर एक कतार में पहुंच गए थे। चित्र 20, ये जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 का ये चित्र है। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था, उसे सामान्य आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, यहाँ क्या है, मुसलमान जो है अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ती है, मतलब उनको हमेशा ही तत्पर रहना होता है। लीग को यह भी भय था कि संभव है, मतलब मुस्लिम लीग को यह भी लगता था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। उन्होंने 1937 ईस्वी में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया, मतलब जिससे दरारें और बढ़ गई। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने लीग को अपना सामाजिक जनाधिकार फैलने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, मतलब कि उस समय अधिकतर उनका नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। मतलब कि 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, उनके बाद मुस्लिम और कांग्रेस ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही, मतलब कि पूर्ण नहीं हो पाए, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, मतलब भारतीय मुसलमानों का जो है कि उसका एकमात्र जो है प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो थे अंग्रेज़ों के साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग का बेजोर सफलता रही। मतलब कि उन्होंने सफलता, जब उसको आरक्षित सीट है, जब उसके जात में खड़ा कर दिया जाएगा तो उसको तो पूर्ण बहुमत मिलेगा ही ना। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान के मांग को लेकर उस बात करते रहे। मार्च 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। 1946 में जो ब्रिटिश सरकार था, उन्होंने इस मांग का अध्ययन, मतलब स्टडी करने के लिए, जो फ्रीडम भारत था, स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यों को परिसंघ भारत भेज दिया।
इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, मतलब इस परिसंघ ने भारत ने को यह सुझाव दिया कि वह विभाजित नहीं है, मतलब कि भारत का बंटवारा नहीं हो, और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे, मतलब कांग्रेस भी नहीं थे और मुस्लिम लीग भी उसके बात से सहमत नहीं थे। चित्र 21 खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। पश्तून नेताओं में से खान अब्दुल गफ्फार खान। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। 1947 का ये चित्र है। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। वह खुदाई खिदमतगार के क्या थे? संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मजदूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। अब देश का विभाजन अवश्यम भावी था, मतलब देश का विभाजन जो था अवश्यम भावी था, मतलब अवश्य संभावना था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू का फैसला ले लिया। मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान को अपना मांग मनवाने के लिए जो है कि जनता के बीच आंदोलन शुरू कर दिया। उसने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इसी दिन जो है कि दंगा भड़क उठा और कई दिन ये दंगा चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 ईस्वी तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई, मतलब कि उत्तर भारत के जो अलग अलग क्षेत्र थे वहाँ पर भी हिंसा फैल गई। ये देखिए चित्र 22। हिंदुस्तान से पंजाब आए शरणार्थी आश्रय और भोजन के तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए सभी शरणार्थी दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ जो हिंसा हुई, कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा, मतलब अकथनीय अत्याचार जिसको मतलब कि बता नहीं सकते, मतलब कि महिलाओं के साथ वैसे बर्ताव हुए। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ब्रिटिश शासन का जो आनंद था, इसी के कारण वो आनंदमय जीवन जीते थे ब्रिटिश शासन। तो आज की क्लास में इतना है। तब तक लीजिए हिंद जय भारत।